हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा ही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम वैभव है और मैं अभी यामाहा की R15M ओन करता हूँ पिछले 5 महीनों से। और इस 5 महीनों के ड्यूरेशन में मैंने इसको 7,200 किलोमीटर से भी ऊपर चलाया है, जिनमें मैंने बड़ी राइड्स भी की हैं, छोटी राइड्स भी की हैं। लखनऊ टू नोएडा मैंने इसको इन अ सिंगल डे इन अ सिंगल राइड कम्यूट किया है कई बार। और विद हैवी लगेज, विद पिलियन, और हर उस कंडीशन में मैंने इस बाइक को राइड किया है जिसमें आप एक बाइक को यूज़ कर सकते हैं। आज मैं अपना एक रिव्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर सकूँ, उन लोगों को बता सकूँ जो लोग भी इस बाइक को लेने वाले हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं, कि उन्हें इस बाइक से क्या चीज़ें मिलने वाली हैं या फिर वो क्या डिसएडवांटेजेस फेस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहें। और इस वीडियो को मैं 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट होने वाला है हमारा अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स, हमें यही बाइक क्यों लेनी है, दूसरी बाइक क्यों नहीं लेनी, फोर्थ सेगमेंट में क्यों जाना है, ये चीज़ें समझने के लिए पहला पॉइंट होगा। सेकंड होगा परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली बाइक का रिव्यू है, परफॉर्मेंस ज़रूरी है। थर्ड एंड फोर्थ हमारा होगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये मैं सेकंड पॉइंट के साथ ही साथ बताता रहूँगा। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होगा जिस पे मैं इसे डिस्कस करूँ। एक फिफ्थ पॉइंट ऐड करूंगा मैं इसमें, जो कि होगा हाउ टू टेक केयर ऑफ अ बाइक। अब अगर आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए इस बाइक को रखना चाहते हैं अपने पास, इस बाइक की केयर कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें आप इसको कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं ताकि ये बाइक आपकी बिना किसी प्रॉब्लम के एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपके साथ रहे। ये चीज़ें मैंने बहुत सारे ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से सीखी है, प्लस बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। वो भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट। जैसा कि आप इस पॉइंट से समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स, यहाँ पर हम समझेंगे कि हमें स्पोर्ट्स बाइक क्यों लेनी है और क्या हमें दूसरी बाइक्स को देखने की ज़रूरत है या नहीं। दूसरे और भी सेगमेंट्स अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक एडवेंचर टूरर, कम्यूटर, क्रूज़र, बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ वैराइटीज़ है हमारे पास। तो जो भी हम प्राइस रेंज पे करने जा रहे हैं 2.3 लाख प्लस, इस प्राइस रेंज में हमारे पास बहुत सारी बाइक्स हैं। अब हमें ये समझना है कि हमारी नीड्स क्या है। जस्ट लाइक मेरी नीड ये, मैं एक ऑफिस गोइंग गाय हूँ, मुझे एक बाइक चाहिए थी जो कि मैं ऑफिस आने जाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। मैं वीकेंड्स में राइड करूँ, लॉन्ग 80-90 किलोमीटर की राइड हाई स्पीड पे, प्लस 2-3 महीने में एक बार कहीं हिल स्टेशन ट्रैवल कर लिया। और साथ ही साथ कभी मैं अपने घर भी चला जाता हूँ जो कि लखनऊ में अराउंड 500 किलोमीटर का कम्यूट होता है इन अ सिंगल डे। मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो कि इस सारी नीड्स को पूरा कर सके। R15 उस पे सूट करती थी। पर्सनली मुझे ये बाइक पसंद भी थी, मैंने ये ले ली। बट अगर आप इस चीज़ को लेने की सोच रहे हैं और आपकी बेसिक नीड्स में आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व्ड है, जस्ट लाइक आप इस पे अपनी फैमिली के साथ कम्यूट करने वाले हैं और इसको एज अ प्राइमरी व्हीकल यूज़ करने वाले हैं, आई थिंक एक बार आपको क्रूज़र या फिर एक बार दूसरी कम्यूटर बाइक्स भी देखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको एज अ प्राइमरी व्हीकल यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे टास्क भी करने पड़ेंगे जो कि ये बाइक नहीं कर सकती इतने अच्छे से। हर बाइक कैपेबल होती है हर चीज़ करने के लिए, बट कुछ बाइक्स डिज़ाइंड होती है, स्पेशली डिज़ाइंड होती हैं किसी एक स्पेशल टास्क को अच्छे से करने के लिए। हम कम्यूटर बाइक लेते हैं अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, प्लस छोटी-मोटी राइड्स के लिए। वहीं अगर हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आई प्रेफर क्रूज़र और अ कम्यूटर इंस्टेड ऑफ द स्पोर्ट्स बाइक, क्योंकि पिलियन कंफर्ट के नाम पे उतना अच्छा कुछ ऑफर करने को नहीं है इस बाइक के पास, जो अलग दूसरे सेगमेंट्स के पास है। मुझे लगता है सही यही होगा कि हम बाकी बाइक्स को भी एक बार देख लें और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उस बाइक को चूज़ करें। फीलिंग्स भी मैटर करती हैं, बट हमारी बेसिक नीड्स भी मैटर करती है। तो इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट खत्म होता है। मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस। अब हम बात कर रहे हैं R15 की। ये 2008 से इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। उस टाइम पे इसका वर्जन 1 लॉन्च हुआ था। मेरे पास वर्जन 4 है और अभी इंडियन मार्केट में वर्जन 5 अवेलेबल है। 2008 से लेकर के आज 2024 तक अराउंड 16 साल हो चुके हैं इस बाइक को। अब तक बहुत सारी बाइक आई, बहुत सारी बाइकें जा चुकी हैं, बहुत सारी बाइकों को तो हम नाम तक भूल चुके हैं। बट स्टिल यामाहा की ये R15 अभी भी अवेलेबल है। इसमें अपग्रेड्स हो रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं और आज भी ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स में एक है। सिंपल सा रीज़न है, 155 सीसी का इंजन होने के बावजूद ये 200 सीसी के इंजन जैसी परफॉर्मेंस है इसकी। और फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो ये 125 सीसी या फिर 150 सीसी की बाइक जैसा ही है।
सिंपल सा रीज़न है, ये 155 सीसी का इंजन जो पावर जनरेट करता है वो है 18.4 पीएस की, टॉर्क जो है वो 14.2 न्यूटन मीटर की। अब यहाँ पे हैरान करने वाली बात क्या है, मैंने अभी एक लिस्ट निकाली थी, जितनी भी 160 सीसी की जितनी भी बाइक्स हैं, उन सभी का मैंने पावर स्पेक्स चेक किया। किसी भी बाइक का ना की टॉर्क, ना ही पावर इसके आसपास थी और इवन इसके क्लोज भी नहीं थी। एक बाइक थी अपाची आरटीआर 160 4V, जिसका जो टॉर्क था वो 0.6 न्यूटन मीटर से ज़्यादा था, बट इसका पावर उससे बहुत ज़्यादा कम था। यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है माइंड में कि अगर एक छोटे सीसी की बाइक से, कम सीसी की बाइक से हम बहुत ज़्यादा पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मे बी हम इंजन को ओवरलोड कर रहे हैं। इसकी वजह से वाइब्रेशन, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी, इन सारे चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा। बट यहीं पे सबसे हैरान करने वाली बात होती है, इसमें वीवीए टेक्नोलॉजी है, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, जिसकी वजह से ये इंजन डुअल नेचर की तरह काम करता है। आई थिंक जिनको भी R15 के बारे में पता है, उनको ये इस बारे में भी पता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंजन जैसे ही 7400 आरपीएम के ऊपर जाता है, एक अलग ही वॉल्व को यूज़ करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है इंजन के, और ये और ज़्यादा पावर एक्सट्रैक्ट करता है। उस टाइम पे ये टोटली स्पोर्ट्स बाइक के तरीके से रिएक्ट करती है। उसके नीचे इसका एक वेल बैलेंस्ड बाइक की तरीके से एक फ्रेंडली नेबर टाइप इसका रिस्पॉन्स होता है। वो दोनों ही नेचर आपको बहुत ही पसंद आएंगे जब आप इसको यूज़ करेंगे। मुझे पर्सनली दोनों ही पसंद है। इवन मुझको वो रेव लाइन में वो 7400 के बाद का जो इफेक्ट होता है वो उतना नोटिसेबल नहीं होता है, क्योंकि उसके पहले भी मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बात आती है इसके इंजन परफॉर्मेंस की। तो मैं जब भी लॉन्ग राइड करता हूँ, मेरे पास बहुत टाइम होता है, ओपन रोड होती है, ऑलमोस्ट ट्रैफिक ना के बराबर होता है, मेरे पास सफिशिएंट टाइम होता है इस इंजन को, इसकी परफॉर्मेंस, वाइब्रेशन, बाकी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखने का। सो अगर हम वाइब्रेशन की बात करें, तो एक रेवलाइन के स्टार्टिंग में 2000 आरपीएम, फ्रॉम 3000 टू 5000 आरपीएम के बीच में, इसमें आपको एक सिग्निफिकेंट वाइब्रेशन दिखेगा। उस पे आपको वाइब्रेशन ना कि इवन फील होगी, बल्कि आप देख सकते हैं कि ऊपर का डैशबोर्ड वगैरह बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। वो भी तब जब ये 3000 से 5000 आरपीएम के बीच होती है। बट जैसे ही वो 5000 आरपीएम पार करती, 5200 समथिंग, उसका पूरी तरीके से वाइब्रेशन एलिमिनेट हो जाती है, और ऑल थ्रू द रेव लाइन आपको कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होगी। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि वाइब्रेशन फील नहीं होगी, इसका मतलब है कि अगर चाहे 140 तक भी इंजन को रेव कर रहे हैं, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी रन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। हाँ, रोड के बम्स एंड पॉट होल्स अगर जो भी आएंगे, थोड़े थोड़े बम्स होते हैं, अनइवन सरफेस होती है, वो आपको जरूर फील होगा, बट इंजन की कोई भी वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी। उसके ऊपर जाने पे आपको ये फिंगर टिप पे हल्का सा बस सा फील होगा। अगर आप थाइस से अपने टैंक पैड को बहुत ज़्यादा ग्रिप कर रहे हैं, तो आपके घुटनों पे हल्का सा फील होगा, बट उसके अलावा कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। और परफॉर्मेंस की बात करें, तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं मोस्टली सिक्स गियर पे ही रख के गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा हूँ, बट कुछ जगहों पे मैंने हर गियर की रेव लाइन यूज़ की है। उसमें आप देख सकते हैं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। उसमें तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस इसका जो क्विक शिफ्टर है, वो इसमें एक बोनस पॉइंट ऐड कर देता है। सारे गियर शिफ्ट बहुत ही स्मूथ है। क्विक शिफ्टर बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथ काम करता है। प्लस इसका जो क्लच है, अगर आप क्विक शिफ्टर नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप क्लच से आपकी आदत है और क्लच ही यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका क्लच भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा लाइट है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हैवी ट्रैफिक में आपको ब्रेक बार बार अब क्लच यूज़ करना पड़ता है, वो तो जनरली हाथ दर्द करने ही लगता है, भले ही क्लच कितना भी स्मूथ क्यों ना हो। और अगर आप ट्रैफिक में राइड कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी का पूरा फोर्स आपके हाथ पे, आपके पाम पे जाता है। तो हाँ, आपके पाम दर्द करेंगे। ये इसका एक डीमेरिट ज़रूर है कि आप उसको हैवी ट्रैफिक में यूज़ नहीं कर सकते। सो हम बात कर रहे हैं अगर स्पीडिंग की और राइड की, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी आता है सेफ्टी का, जो कि इसकी ब्रेक्स है, हेडलाइट है, जो कि बहुत ही एसेंशियल पार्ट है एक बाइक का। आप रेव तो कर रहे हैं, बहुत स्पीड में जा रहे हैं, बट उसको रोकना भी ज़रूरी है। तो इसका ब्रेक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इवन जितने लोगों ने भी मेरी बाइक को राइड किया है, हालांकि बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिन्होंने मेरी बाइक चलाई हो, बट जिन्होंने भी चलाई है, उन सब ने ये चीज़ खुद से बोला है कि इसकी ब्रेक बहुत अच्छी है। पिछली ब्रेक नहीं उतना आप इससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इसकी जो फ्रंट ब्रेक है, वो बहुत ही अच्छे से बाइक को संभालती है।
आप रिलायबल एक तरीके से आप रिलाय कर सकते हैं उस बाइक के ब्रेक्स पे कि अगर आप एक हाई स्पीड पे रेव कर रहे हैं, तो आप जब इमरजेंसी ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आप बहुत ही कम शॉर्ट डिस्टेंस में ब्रेक बाइक को रोक सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसकी एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें मैं आपको ब्रेक का टेस्ट करके दिखा सकता हूँ, अलग-अलग स्पीड पे, अलग-अलग डिस्टेंस पे। दैट इज़ अप टू यू। जैसा भी कमेंट में मुझे दिखेगा, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँगा। बेस्ट अगर हम बात करें हेडलाइट की, तो हो सकेगा तो मैं एक वीडियो ऐड कर दूँगा इसमें। मेरी लास्ट राइड में मैं रात को ट्रैवल कर रहा था ठंड के मौसम में, और वहाँ पे कोई भी लाइट अवेलेबल नहीं थी। वो एक गाँव के बीच से होकर हाईवे गुज़र रहा था, इवन स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं जल रही थी, कंप्लीट अंधेरा। उस टाइम पे इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था, विज़िबिलिटी काफ़ी बेटर थी। इवन मैं 120, 125 की स्पीड पे भी क्रूज़ कर पा रहा था, जस्ट बिकॉज़ मुझको काफ़ी दूर तक काफ़ी क्लियर दिख रहा था। हालाँकि मैं फ्लाईओवर पे था, तो ये रिस्क नहीं था कि साइड से कोई जानवर आ सकता है, कोई आ सकता है। सो मैं ईज़िली 120 की स्पीड अचीव कर पा रहा था। प्लस हाई विज़िबिलिटी होने की वजह से मुझको आगे जो गाड़ियाँ हैं, वो भी मुझे दिख रही थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हेडलाइट से। बहुत ही अच्छा काम करेगी, दिखने में छोटी है बट काम नहीं है छोटा इसका, काम बहुत सही है। अब यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर भी आता है कि चलिए हमने स्पीडिंग कर ली, सेफ्टी देख ली, अब राइडर कम्फर्ट का क्या? सो राइडर कम्फर्ट के बारे में अगर बोला जाए, तो मैंने जिस दिन बाइक ली थी 1st ऑफ सितंबर में, जस्ट नेक्स्ट डे उसका 2nd ऑफ सितंबर में मैं इसको लखनऊ से नोएडा ले आया था। और एक मैंने गलती की कि मैंने एक हेवी बैग अपने पीठ पे लेकर के मैं आया वहाँ से। क्योंकि उस टाइम पे बाइक नई थी, मैंने सिर्फ़ 14-15 किलोमीटर ही चलाई थी इसको। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसको बाँधें कैसे, प्लस मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था उस बैग को गिरने का। सो मैंने उसको टाँग के ही मैं लेकर के आ गया। अब हुआ क्या कि वो पहला एक्सपीरियंस था, पहला स्पोर्ट्स बाइक का एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा खल गया मुझे। मैं जब यहाँ नोएडा पहुँचा, मुझे ऐसा फ़ील हो जैसे मैं बीमार हो गया हूँ। पूरी शरीर दर्द कर रही है, एक फ़ीवर जैसा फ़ील हो रहा है मुझे। बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया था सिचुएशन उस टाइम पे। फिर मैंने उससे थोड़ा-सा सीखा, और मैं जितना भी मेरा लगेज होता है मैं कोशिश करता हूँ उसको बाँधूँ। कुछ भी अपने ऊपर लोड की तरीके से ना लेकर के जाऊँ, और कुछ और भी मैंने फैक्टर सीखे कि स्पोर्ट्स बाइक को एक्चुअली हैंडल कैसे करते हैं, कैसे आप उसको थाई से ग्रिप करके चलाते हैं, ना कि पूरा वेट अपना हाथों के ऊपर डालते हैं। बहुत सारे फैक्टर सीखे, एंड नाउ मैं उस बाइक पे इतना कंफर्टेबल हो चुका हूँ जैसे कि आप एक नॉर्मल क्रूज़र चला रहे हो। मुझे लखनऊ से नोएडा आने के बाद भी बिल्कुल भी थकान नहीं होती। अब मैं चाहूँ तो उसको और भी ज़्यादा लॉन्ग राइड पे लेकर के जा सकता हूँ। इवन ऐसा फ़ील होता है कि जैसे अभी राइड शुरू हुई है, राइड इतनी 500 किलोमीटर की राइड होने के बाद भी फ़ील होता है कि अभी राइड शुरू हुई है, आप और ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। सो आप पूरी तरीके से अटेंटिव रहते हैं, पूरी तरीके से कंफर्टेबल रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट देर होती है बस आपको आदत लगने की। एक बार आपको इस बाइक की आदत लग जाती है, पूरी तरीके से आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। सॉकर की बात अगर करें, सॉकर बहुत ही छोटे-मोटे यूएसडी फोक्स है, अपसाइड डाउन स्पोक्स, छोटे-मोटे बम्प्स को पता भी नहीं चलने देता। हाईवे पे चलने के लिए बनी है बाइक। हाईवे पे जितने भी छोटे-मोटे गड्ढे होते हैं, आपको मोस्टली फ़ील होने देगी नहीं, बट अगर फ़ील होता भी है, तो वो बहुत ही माइनर सा होगा। बाकी आप अगर कॉर्नरिंग वगैरह और टायर की परफ़ॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो रोड पूरी तरीके से सड़क पे चिपक के चलती है। कोई स्लिपेज का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी किसी टाइप का इश्यू मुझे आज तक फ़ील नहीं हुआ है। तो ये तो रहा हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस और बाकी सारे कंफर्ट। अब अगर आप राइडिंग लॉग्स इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मुझको पर्सनली पसंद है इसका वाई कनेक्ट। मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें बाइक की सारी राइडिंग डिटेल्स होती हैं कि आपकी बाइक कब ओवरहीट हुई, कितना हाई स्पीड गई, कितना आपने में एवरेज स्पीड मेंटेन रखी, कितना फ्यूल इकोनॉमी आई, तो सारी डिटेल अवेलेबल होती हैं। मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, बहुत सारे लोग इसको यूज़फुल नहीं समझते हैं, नहीं यूज़ करते, मैं यूज़ करता हूँ। प्लस अगर आप इसको सिर्फ़ मीटर कंसोल की बात करें, तो मीटर कंसोल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मीटर पे मिल जाएगी। आपको रियल टाइम माइलेज भी इस पे देखने को मिलता है। प्लस आप जब ये टीएफटी डिस्प्ले, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इवन जब मैं पहली बार इस बाइक को लिया था, उस टाइम पे मुझे इसकी फ़ील आ रही थी S1000 RR वाली कि इसका जो मीटर कंसोल और बाकी सारा सेटअप है, मुझे वैसे ही सुपर बाइक वाला फ़ील दे रहा था। सो ये तो रहे इसके सारे एडवांटेजेस। बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हैं जो कि मैंने इसमें मिस किया है। वो हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट आने वाली राइड पे आपको शेयर करता रहूँगा। और अगर हम बात करें इसके एक डीमेरिट की, सो सबसे बड़ा डीमेरिट है इसका रस्टिंग इश्यू। जी हाँ, मुझे इसमें रस्टिंग इश्यूज़ देखने को मिले हैं। उसकी भी पिक्चर मैं आपको इस वीडियो में शो कर दूँगा। वहाँ पे बहुत ही अभी बाइक को लिए अराउंड 5 या 4 महीने ही हुए थे। मुझे वहाँ पे रस्टिंग दिखना शुरू हो गई थी। हालाँकि मैंने उस रस्टिंग को रोकने के लिए सिंपल सा चेन ल्यूब का एक स्प्रे कर दिया, एंड वो वहीं पे रुक गई है, बट स्टिल एक जगह शुरू हुई है और भी जगह पे शुरू हो सकती है, उसको भी आपको देखना है।
और ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा कट शॉर्ट रखने की। अगर एक और डीमेरिट की बात करें, तो इसका जो पिलियन राइडर कम्फर्ट है, उसके तौर पे मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको पिलियन राइडर के लिए रख लें, या फिर लॉन्ग राइड पे अगर आप किसी और कंपेनियन के साथ जा रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कंफर्ट के तौर पे बहुत ज़्यादा कुछ ऑफ़र करने को नहीं है। आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ ऐड करवानी पड़ेंगी इस बाइक को थोड़ा कंफर्टेबल बनवाने के लिए। बट स्टॉक बाइक पिलियन के लिए कंफर्ट नहीं है, आप इसको सिंगल राइडर के लिए लें, आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। सो इसी के साथ आज ख़त्म करते हैं हम अपना ये वाला वीडियो। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बाइक के बारे में, या फिर क्या-क्या जानना है, जस्ट कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों से वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। एंड अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि अपनी राइड पे इसकी साउंड के बारे में आपको सुनाऊँ कि इसका इंजन साउंड और एग्जॉस्ट नोट कैसा है। स्टॉक बाइक है, स्टॉक साइलेंसर, मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता, बट इसका जो साउंड है वो बहुत ही इंप्रेसिव है, एक सुपर बाइक की तरह आवाज़ करती है। हो सके तो मैं एक रॉ वीडियो पे अपलोड करूँगा, जस्ट विद द एग्जॉस्ट नोट एंड द acceleration. That's it. Thank you for watching. Have a wonderful day ahead. Bye bye. तब तक के लिए